So well friends, good evening once again. It's Vikas Jain from Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal. Well friends, if you remember in our last video, we have gone through with some of the rules related to voices. Well friends, that was a part 1. Now we are going to have the part 2 video. Well, in our last video, we discussed how to recognize the subject and the object. Hope कि आप सभी को पूरी तरह समझ में आया था और आज उसी के आगे थोड़ा सा हम कुछ कदम रखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से एक कदम और आगे बढ़कर जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसमें कैसे चेंज किया जाता है। अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, आई प्ले क्रिकेट। आप देख के पहचान गए कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो, टेंस के नाम से बहुत फर्क नहीं पड़ता, अपन को तो ये पता लग जाए कि किसे कैसे चेंज करना है। ठीक है ना। हमने इसको चेंज करके बनाया था, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब डाउट ये आता है कि सर यहां तो प्ले दिया था, यहां पे इज प्लेड कैसे हो गया। बिल्कुल आपका डाउट बिल्कुल जायज है, वैलिड है, लेकिन अब समझने की जरूरत है कि ये आया कैसे। तो कुछ नहीं दोस्त, यहां पर अब अपन एक सिंपल सा मेथड अडॉप्ट करते हैं। ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है ना। अब यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस जुड़ा हुआ है तो यहां पे इज एम आर, और बाय डिफॉल्ट कुछ भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाएगी, कोई और नहीं यूज की जाएगी। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय एज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। यदि डू डस दिया हो तो भी यहां पे इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अल्टीमेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस है तो वही डू डस, लेकिन आपको सिर्फ याद रखने के लिए सिंपल तरीका और सिंपल करने के लिए और उसे किया गया है। फिर यहां पर यदि इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हो तब यहां पर इज एम आर के बाद पहले बीइंग लगता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। होप की समझ में आ रहा है। इसी तरह यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म की है या डिड लगा हुआ है तो यहां पर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, और यदि वॉज या वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म दिया है तो यहां पर वॉज और वर्ब के बाद पहले बीइंग लगता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्लियर दोस्त, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर लग जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब लग जाएगा। ठीक है, उसी को हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए रख दिया था ताकि आपको टेंस के नाम याद रखना पड़े। आप तो सीधे देखो वर्ब कौन सी लगी है और अपन को चेंज कैसे करना है। फिर यदि यहां पे हैज या हैव दिया है तो यहां पे हैज या हैव और इसके बाद पहले बीन लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहां पे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी और हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो हैव बीन हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैड दिया है तो यहां पे हैड बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर है? होप की समझ में आ रहा है सभी को, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगले रूल पर हम आते हैं
और अगले रूल पता है उसके पहले थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप सब जानते हैं विल शेल, बेसिकली विल शेल क्या है? मॉडल्स। तो अब विल शेल या कोई भी मॉडल, अब विल शेल हो सकता है, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, शुड हो सकता है, वुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे विल और शेल के बाद पहले बी लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर है? अब यहां पे विल शेल से विल शेल नहीं है, फिर से ध्यान से समझना। ये विल शेल यहां पे कोई भी मॉडल हो सकता है, ये कैन होता है तो कैन बी हो जाएगा, कुड है तो कुड बी हो जाएगा, शुड है तो शुड भी हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट भी हो जाएगा। जो भी मॉडल दिया है उसके बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर? आई एम डैम श्योर कि आपको पूरी तरह समझ में आया है ये। अब कुछ छोटे छोटे से सेंटेंस अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमें प्रैक्टिस जब करते हैं तभी समझ में आता है कि कितना हम समझे हैं और कहां हमें अभी भी डाउट है। ठीक है ना? लेट्स कम। यदि हमने कहा यू शुड रिस्पेक्ट या यू मस्ट रिस्पेक्ट, हाँ आप कहेंगे सर इसमें तो मस्ट लगना चाहिए, योर पेरेंट्स। तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा इसका? योर पेरेंट्स। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्लेस सब्जेक्ट की प्लेस पर लेकर आएंगे। योर पेरेंट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय यू। अभी अपन ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जब हम यू को चेंज करते तो यू का यू ही रहता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि ही विल डू इट। पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे अपन? पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इट विल बी डन बाय हिम। अब यहां पे ही का हिम हो गया, यू का यू ही रहता है लेकिन ही का हिम हो जाता है। ये अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। पूरा भरोसा है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्त नेगेटिव सेंटेंस बनाने में अलग से कुछ नहीं करना है। लो इसी का नेगेटिव बन गया, हमने कहा ही विल डू इट, मान लीजिए हमने सेंटेंस ऐसा दिया होता ही विल नॉट डू इट, तो कुछ अलग से थोड़ी करना था। यहां पे विल के बाद जैसा पहले लगा था वैसा लग जाएगा, इट विल नॉट बी डन बाय हिम। भाई अलग से नेगेटिव बनाते समय कुछ नहीं करना। पैसिव वॉइस तो और आसान है, पैसिव वॉइस और आसान है, क्योंकि यदि नॉट लगा है तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले से ही दी होगी, हमें ज्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ेगी। लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको समझना होगा कि यह ये कौन सा टेंस है। चलो एक सिंपल सा सेंटेंस देते हैं। आप खुद अपनी कॉपी पे भी इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। हम आपको कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, करिए अपनी कॉपी पर सॉल्व। हो गया? अब कितने लोगों ने ऐसा वाला बनाया है? आ बुक इज रेड बाय हिम। और जितने लोगों ने ये बनाया है ये वास्तव में सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म है। सर उसकी तो तीनों फॉर्म एक सी होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, तीनों फॉर्म लिखने में एक सी होती हैं। लेकिन यदि ये फर्स्ट फॉर्म होती तो ही के साथ रीड लगा होता, ना कि रीड लगा होता। ये आपको पहचानना पड़ेगा ध्यान से। तो अब ये जब यही दिया है तो क्या हो जाएगा? अब बुक वॉज रेड बाय हिम, ये है सही और ये वाला गलत था। क्लियर? समझ में आया? तो होप कि आपको आज जो हमने ऑक्सिलरी में चेंज करना सीखा है वो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। और दोस्त लगातार इसी तरह आप वर्कआउट करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बाय द टाइम हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।